सुबह के बज रहे हैं 10:30 और हमने अभी अभी पुमदीगोट महादेव टेम्पल को अच्छे से एक्सप्लोर किया है, भगवान जी के दर्शन किए हैं। उसके बाद ब्रेकफास्ट करके अब हम लोग निकल रहे हैं हमारे अगले डेस्टिनेशन पे। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ नेहा और नेपाल में है आज मेरा तीसरा दिन। लास्ट व्लॉग्स में हम काठमांडू और वहाँ की सारी प्लेसेस को एक्सप्लोर कर चुके हैं। अभी फिलहाल हम हैं पोखरा में और यहाँ के प्लेसेस एक्सप्लोर कर रहे हैं। लास्ट व्लॉग में हमने पोखरा की कुछ प्लेसेस कवर की थी, जैसे कि सारंगकोट सनराइज व्यू पॉइंट, विंध्यवासिनी टेम्पल, सेतु रिवर गॉर्ज और पुमदीकोट महादेव टेम्पल, जो कि हमने अभी अभी कवर किया है। तो अब हम जा रहे हैं हमारा अगला पॉइंट कवर करने, जो कि है पोखरा की एक पहाड़ी पर बना एक चमकता हुआ सफेद स्तूपा, जहां से एक तरफ तो अन्नपूर्णा हिमालयाज और दूसरी तरफ फीवा लेक और नीचे पूरी पोखरा वैली का ब्रेथ टेकिंग व्यू दिखता है। तो हम जा रहे हैं वर्ल्ड पीस पगोड़ा, जिसे हम शांति स्तूपा के नाम से भी जानते हैं। अनादू हिल पर सी लेवल से लगभग 1100 मीटर की ऊंचाई पर बना यह स्तूपा सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं, बल्कि शांति, एकता और धार्मिक सद्भावना का प्रतीक है। वर्ल्ड पीस पगोड़ा का कंस्ट्रक्शन जापानीज बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया था। इसका कंस्ट्रक्शन 1970s में शुरू हुआ था। बीच में कुछ पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस आए, लेकिन बाद में इसका कंस्ट्रक्शन फिर से शुरू हुआ और स्तूपा को पूरा किया गया। सफेद रंग का ये मैग्निफिसेंट स्तूपा सिंप्लिसिटी और एलिगेंस का परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसके गोल्डन स्पायर और परफेक्टली सिमेट्रिकल डिजाइन इसे दूर से ही पहचान दिलाते हैं। स्तूपा के चारों तरफ डिवोटीज और विजिटर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में परिक्रमा करते हैं, जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आप पीस पगोड़ा के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो आपको पता होगा कि जापानीज ने ऑल ओवर वर्ल्ड अराउंड 100 पीस पगोड़ाज बनाए थे, तो उन्हीं में से ये एक है और लगभग सारे एक जैसे ही दिखाई देते हैं। बस हमने इसे कर लिया है एक्सप्लोर। अब निकलेंगे यहाँ से अगले पॉइंट के लिए। पगोड़ा में आने के लिए हमने दूसरा रास्ता लिया था, मतलब हम दूसरे रास्ते से एंटर हुए थे, लेकिन अब हम जब वापस जा रहे हैं तो एग्जिट करने के लिए जो इन्होंने रास्ता बनाया हुआ है वो दूसरा है। तो पीस पगोड़ा तो हमने अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया। उसके बाद हम लोग आ गए हमारे अगले डेस्टिनेशन पे, जिसका नाम है गुप्तेश्वर महादेव केव टेम्पल। अभी हम उसी के एंट्रेंस पे खड़े हैं और चलिए अब अंदर चलते हैं और इसे भी एक्सप्लोर करते हैं। अब जैसे इसके नाम में ही है केव टेम्पल, तो बेसिकली ये केव है एक बहुत बड़ी गुफा, जिसके अंदर महादेव स्थापित है। वो भी मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी। अभी इस इनिशियल एंट्रेंस पे अपने फुटवेयर मत उतारिएगा, क्योंकि आगे बहुत पथरीला रास्ता है। आपके पैर में चोट भी लग सकती है या फिर आप फिसल भी सकते हैं। इससे अच्छा ये है कि जब मेन मंदिर आएगा तब आप वहाँ पे अपने फुटवेयर निकाल दीजिएगा। सबसे पहले ले लेंगे टिकट। यहाँ पे एंट्री फ्री नहीं है, तो यहाँ पे पर हेड हमने 100 NPR पे किया था। तो अब बात करते हैं मंदिर के बारे में। तो ये है एक ऐसा मंदिर जो जमीन के अंदर एक प्राकृतिक गुफा में बना हुआ है, जहाँ हजारों साल पुराना शिवलिंग है और उसी गुफा के अंदर नेपाल की फेमस डेविस फॉल्स का पानी बहुत ही गरजता हुआ गुजरता है। यहाँ पे हो जाएगा आपका टिकट चेक और उसके बाद हम एंटर कर लेंगे मंदिर के अंदर। आप देख सकते हो टेम्पल का एंट्रेंस एकदम ट्रेडिशनल नेपाली स्टाइल में बना हुआ है, जहाँ पर त्रिशूल दिख रहे हैं, केसरिया रंग के झंडे लगे हुए हैं और कई सारे आपको रिलीजियस सिंबल्स दिखेंगे, जो कि इसकी पवित्रता को और भी ज्यादा बढ़ा देंगे। तो अभी हम सीढ़ियां उतर रहे हैं, हमें एकदम नीचे जाना है, काफी चलना है अभी। तो इस जगह मंदिर का एक्सटीरियर खत्म होता है। अब हमें जाना है केव वाली साइड में, तो चलिए उधर एंटर करते हैं। ये है छोटा सा इसका गेट। थोड़ा नजदीक से देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर काफी रश है, तो चलिए उतरना शुरू करते हैं। देखिए जैसे कि मैंने बताया, अभी मैं बहुत दूर हूँ, अभी हमें इतना नीचे जाना है।
इस केव की अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो ये सेंचुरीज पुरानी है। केव की खोज 20th सेंचुरी के मध्य में हुई थी और बाद में यहाँ स्वयंभू शिवलिंग मिलने के बाद इसे एक पवित्र मंदिर के रूप में डेवलप कर दिया गया था। ये लीजिए, महादेव के दर्शन करिए। ये शिवलिंग यहाँ स्वयं उत्पन्न हुआ है। ये फोटोज मैं गूगल से लेके डाल रही हूँ, अंदर कैमरा अलाउड नहीं था। आपको पता है ये केव लगभग 3 किलोमीटर लंबी है, लेकिन विजिटर्स के लिए इसका सिर्फ एक ही हिस्सा खोला गया है। जैसे ही आप केव के अंदर एंटर करते हैं, आपको एकदम ठंडा ठंडा महसूस होता है क्योंकि टेम्परेचर काफी गिरा हुआ है और धीरे धीरे नेचुरल लाइमस्टोन फॉर्मेशंस भी आपको नजर आने लगेंगी। गुफा के अंदर चलने के लिए स्टोन पाथवेज और रेलिंग्स वगैरह बनाई गई हैं ताकि विजिटर्स सेफली एक्सप्लोर कर सकें। बाकी रश आप देख ही सकते हैं, अच्छा खासा है। चलिए अब आपको कुछ स्पेशल दिखाती हूँ। केव के अंदर हजारों सालों में बनी है ये लाइमस्टोन फॉर्मेशंस। पानी की बूंदों ने धीरे धीरे स्टेलेक्टाइट्स और स्टेलेग्माइट्स का निर्माण किया है, जो केव की नेचुरल ब्यूटी को और भी खास बना देती हैं। ये फॉर्मेशंस नेचर की स्लो और इनक्रेडिबल जियोलॉजिकल प्रोसेस का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है ना? अब आपको केव से जुड़ी हुई एक और खास बात बताती हूँ। इस केव की सबसे फैसिनेटिंग बात है कि ये सीधे डेविस फॉल से जुड़ी हुई है। जैसे जैसे आप केव के अंदर एंटर करते हो, आपको जोर से पानी बहने की आवाज सुनाई देती है। लास्ट में एक व्यू पॉइंट आता है, मतलब एक डेक आता है, जहाँ पे जब आप खड़े होते हो तो आपको डेविस फॉल्स का पानी ऊपर से नीचे केव के अंदर गिरता हुआ दिखाई देता है। ये नेचुरल फिनोमेना गुप्तेश्वर केव को नेपाल के सबसे यूनिक केव्स में से एक बना देता है ना? एकदम कमाल का। हमने डेविस फॉल का पानी भी देख लिया, भगवान जी के दर्शन भी कर लिए, तो अब जाते हैं हमारे अगले पॉइंट पर। गुप्तेश्वर महादेव केव टेम्पल के एकदम सामने, मतलब आप बस रोड क्रॉस करेंगे और सामने ही आपको दिखाई देगा डेविस फॉल, जो कि हमारा अगला पॉइंट है अब एक्सप्लोर करने के लिए। तो चलिए चलते हैं। ये है डेविस फॉल का मेन एंट्रेंस, जहाँ से आप एंटर करते हो। एंट्रेंस से ही काफी सारी शॉप्स वगैरह स्टार्ट हो जाती हैं, जहाँ से आप सोवेनियर्स वगैरह ले सकते हैं और भी काफी कुछ ले सकते हैं। पूरा मार्केट प्लेस बना रखा है क्योंकि काफी ज्यादा ये टूरिस्ट ओरिएंटेड स्पॉट है, तो इसलिए आपको पूरा मार्केट प्लेस दिखाई देगा जहाँ से आप कुछ भी ले सकते हैं। तो ये है मेन डेविस फॉल का एंट्रेंस। सबसे पहले हमें लेना होगा यहाँ पे टिकट, तो चलिए पहले टिकट ले लेते हैं। तो टिकट प्राइस तो आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे। हमें यहाँ पे 100 NPR पर अडल्ट पे करना पड़ा है टिकट के लिए। यहाँ पे एंट्री फ्री नहीं है, तो टिकट हमने ले लिया है। अब चलिए एंटर करते हैं और डेविस फॉल को भी एक्सप्लोर करते हैं। गेट में एंटर करते ही सबसे पहले हो गया हमारा टिकट चेक, उसके बाद हम अंदर आ गए। ये देखिए, एंटर करते ही आपको ये पार्क टाइप का व्यू दिखाई देगा, काफी अच्छा सा। आई थिंक यहाँ पे लोकलाइट्स लोग अपनी पिकनिक्स वगैरह के लिए भी आते होंगे क्योंकि जगह ही इतनी खूबसूरत लग रही है। डेविस फॉल को नेपाली भाषा में पाताले छांगो भी कहा जाता है। ये वाटरफॉल पोखरा सिटी के छोरे पाटन एरिया में बना हुआ है और गुप्तेश्वर महादेव केव टेम्पल के एकदम सामने है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब मेन डेविस फॉल देखने के लिए हमें नीचे उतर के जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ हैं जिन्हें हमें क्रॉस करना है। तो अभी हम आ गए हैं राइट साइड में, जहाँ से अभी तक तो हमें वाटरफॉल का व्यू मिला ही नहीं है। ऐसे कुछ गॉर्ज टाइप का दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी वाटरफॉल का फ्रंट व्यू हमें देखने को नहीं मिला है। तो अब चलते हैं किसी और पॉइंट पे और वहां से देखते हैं कि हमें वाटरफॉल देखने को मिलता भी है कि नहीं। तो ये लीजिए, अब हम आ गए हैं लेफ्ट की साइड, जहाँ से हमें एकदम एग्जैक्ट डेविस वाटरफॉल का फ्रंट व्यू मिल रहा था। इसको मैं थोड़ा सा आपको आगे से जूम करके भी दिखाती हूँ अभी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ इस जगह का नाम डेविस फॉल्स ही क्यों पड़ा। इस वाटरफॉल का नाम एक दुखद घटना से जुड़ा हुआ है। साल 1961 में स्विट्जरलैंड से आई एक टूरिस्ट, जिनका सरनेम डेविस था, अचानक तेज पानी के बहाव में बह गई थी। कुछ समय बाद उनका शव काफी दूर मिला था। उस घटना के बाद इस वाटरफॉल को डेविस फॉल के नाम से जाना जाने लगा।
ये एक ऐसा वाटरफॉल है जिसका पानी अचानक जमीन के अंदर गायब हो जाता है। ना कोई नदी आगे दिखती है, ना ही कोई वाटरफॉल का पूरा फ्लो। इसी अनोखे नेचुरल फिनोमेना की वजह से डेविस वाटरफॉल नेपाल के सबसे फेमस अट्रैक्शंस में से एक माना जाता है। तो डेविस वाटरफॉल भी अब हमने एक्सप्लोर कर लिया। उसके बाद हम लोग बाहर आ गए। बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, इसलिए हमने लिया वाटरमेलन जूस, जो कि लिटरली बहुत अच्छा था। कोई एडिशनल शुगर नहीं था इसमें, एकदम प्योर वाटरमेलन ही था। काफ़ी अच्छा लगा। तो थोड़ा सा जलपान करके रेस्ट वेस्ट करके हम लोग अब निकल गए हैं हमारे पोखरा के लास्ट पॉइंट को कवर करने के लिए। जैसे कि मैं अपने लास्ट ब्लॉग में बता ही चुकी हूँ कि पोखरा में हमारा एक ही दिन का स्टे था और चेकआउट हम सुबह सुबह 5 बजे ही कर चुके हैं अपने होटल से, क्योंकि हमें सारंगकोट व्यू पॉइंट जाना था सनराइज देखने के लिए। तो ये है हमारा लास्ट पॉइंट जो हम पोखरा में एक्सप्लोर करेंगे, जो कि है फीवा लेक। इसको हमने बिल्कुल लास्ट के लिए रखा था। उसका रीजन यही था कि अब हमें कोई भागदौड़ नहीं करनी, ये हमारा लास्ट पॉइंट है और यहाँ पे बैठकर अब थोड़ी देर चिल करेंगे, अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, बोटिंग वगैरह करेंगे, किसी कैफे वगैरह में जाएंगे और एक अच्छी मील लेंगे। इसलिए इस पॉइंट को लास्ट के लिए ही बचा के रखा था। ठीक सामने देखिए वो जो आइलैंड सा दिखाई दे रहा है ना, छोटा सा, हमें वहीं जाना है। तो वहां पर है ताल बराही टेम्पल, जहाँ पे हम बोटिंग करके ही जा सकते हैं और कोई रास्ता है नहीं। तो सबसे पहले ले लेते हैं बोट, पहले वो टेम्पल कराते हैं, उसके बाद शांति से बैठ के चिल करेंगे। दो तरह की बोट यहाँ पे चलती है। एक प्राइवेट बोट होती है जिसमें आप अकेले बैठ सकते हैं, मतलब अपनी फैमिली के साथ प्राइवेटली बैठ सकते हैं, या फिर एक शेयरिंग बोट होती है जिसमें वो आपने और सवारी को भी बिठाएंगे। जब अपनी पूरी कैपेसिटी फुल कर लेंगे उसके बाद ही चलेंगे और मंदिर तक आपको पहुंचा देंगे। तो आप देख सकते हो मंदिर वाला आइलैंड तो आ गया है नजदीक, लेकिन अभी हम यहाँ नहीं उतरेंगे। भैया बता रहे थे कि पूरा मंदिर का परिक्रमा करवा के मतलब वो उस साइड उतारते हैं। तो अभी हम मंदिर का बैक साइड भी देखेंगे बोट पे बैठकर। मतलब ठीक है, थोड़ा और डिस्टेंस कवर हो जाएगा, उनके बोटिंग का पार्ट होगा ये। हमें तो लगा था डायरेक्टली ही पहुंचा देंगे। ये लीजिए, हम पूरा परिक्रमा करके फाइनली आ गए हैं यहाँ पर और अब बोट को साइड में लगा के अपनी सवारी सारी उतार दी जाएगी और उसके बाद सबसे पहले मंदिर के दर्शन ही करेंगे। ये बहुत ही छोटा सा आइलैंड है, आप देख रहे हो, लेकिन बहुत ही हैपनिंग है। यहाँ पे खूब सारे टूरिस्ट हैं, काफी लोग आपको दिखाई देंगे, पिजन्स हैं और बहुत ही अच्छी हैप्पी सी वाइब है यहाँ पर। मंदिर की अगर मैं बात करूँ तो मंदिर अभी कंस्ट्रक्शन मोड में था, मतलब काम चल रहा था, तो आसपास सब जगह बैरिकेड्स वगैरह लगे हुए थे। तो मंदिर के मेन द्वार तो खैर बंद ही हैं, उसके तो दर्शन होने से रहे, लेकिन ऐसे ही आप देख लीजिए, बस हमने यही देख पाया। और पूरा जो प्रमाइसेस है इसका वो बहुत अच्छा है। वहाँ पे हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया, आसपास फिश वॉच पॉइंट पर गए, मछलियों को दाना वगैरह डाला। तो ताल भराई माता का जो मेन मंदिर है वहाँ पर तो माता के दर्शन हमें नहीं मिले, लेकिन उसके ठीक बगल में एक और छोटा सा मंदिर था। तो चलिए वहाँ पे चल के भगवान जी के पहले दर्शन कर लेते हैं। ताल भराई टेम्पल की हिस्ट्री की अगर बात करें तो ये 18th सेंचुरी में शाह डायनेस्टी के दौरान बना था। सालों से ये मंदिर नेपाल के सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाले मंदिरों में से एक है। ये मंदिर माँ बराही को समर्पित है, जो हिंदू धर्म में माँ दुर्गा का एक शक्तिशाली स्वरूप मानी गई है। बराही माता को शक्ति, सुरक्षा और समृद्धि की देवी माना जाता है। यहाँ के लोकल लोग और विजिटर्स अपनी मनोकामना के लिए बहुत दूर दूर से माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो मंदिर हमने देख लिया, माता रानी के दर्शन तो हमें नहीं मिले, लेकिन हमने वो एरिया एक्सप्लोर कर लिया
और उसके बाद बोटिंग करके हम वापस आ गए मेन लैंड पे। अब ये जो पूरा एरिया है ये सारा लेक साइड एरिया है, मतलब लेक के बगल में जो काफ़ी सारा हैपनिंग सा एरिया आप देख रहे हैं ये वही है। यहाँ पे आपको पार्क्स दिखाई देंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे से कैफ़ेज़ दिखाई देंगे, जिनमें से कुछ फैंसी कैफ़ेज़ होंगे, एस्थेटिक होंगे, तो वो सब अभी हम एक्सप्लोर करेंगे। और अब थोड़ी थोड़ी भूख भी लग गई है, तो देखते हैं यहाँ पर खाने के लिए कौन सी अच्छी सी जगह मिलती है जहाँ पे हमें वाइब भी अच्छा मिले, एम्बियंस भी अच्छा मिले और लेक व्यू भी इंजॉय करने को मिले। तो फाइनली हमने ढूंढ लिया है एक कैफ़े जहां हमारा खाने का मन कर गया, और इस कैफ़े का नाम है ग्रेविटी रेस्टोरेंट एंड बार। देखने में तो काफ़ी सही लग रहा था। ऊपर एक डेक बनाया हुआ था जहां बैठ के आप खा सकते थे, मतलब सिटिंग एरिया ऊपर साइड में भी था और नीचे भी था। तो हमने सोचा ऊपर बैठ के ही खाया जाए, बढ़िया लेक व्यू भी मिलेगा। तो यहाँ पे हम आ गए। ये देखिए एरिया तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, सामने एकदम फ्रंट में ही फीवा लेक है। ये है इसका मेन्यू। मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि पूरे नेपाल में खाना कहीं भी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस हैं यहाँ पर। बल्कि आप इंडिया के बहुत अच्छे फाइन डाइन रेस्टोरेंट से अगर कंपेयर करेंगे तो उससे आपको सस्ता ही मिलेगा। तो सबसे पहले मैंने मंगा लिया एक मैंगो शेक, मेरा काफ़ी मन कर रहा था पीने का और कृष्णा को भी बहुत पसंद है, तो एक ही मंगाया था क्योंकि इन लोगों को कुछ और पीना था। उसके बाद मैंने फिर से मंगा ली नेपाल की फेमस थकाली थाली। मुझे तो लगता है मैंने यहाँ पर 80% थकाली थाली ही खाई है थ्रू आउट। एक तो मैं वेजिटेरियन हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा ऑप्शन जल्दी से मिलते भी नहीं है, और यहाँ की थकाली थाली मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने मोस्टली इसी को प्रेफर किया अपनी हर मील में। खाने के टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो मैंगो शेक के अलावा सारा खाना एकदम वाहियात था टेस्ट में। इनफैक्ट जो थकाली थाली हमने खाई थी उसकी जो दाल थी वो सड़ी हुई थी, मतलब टेस्ट में खट्टी खट्टी आ रही थी और स्मेल करने में एकदम खराब। और पिज़्ज़ा की अगर बात करूं तो एकदम कच्चा पिज़्ज़ा था, ठीक से पका ही नहीं था। और ये पिज़्ज़ा 1 घंटा 15 मिनट के बाद आया था। उसके बाद भी उन लोगों ने हमें ये बोल दिया कि आपने जल्दी मंगा लिया इसलिए आपको ऐसा पिज़्ज़ा मिला। ये पूरे नेपाल ट्रिप में हमारा सबसे हॉरिबल एक्सपीरियंस था। एनीवेज जो सोच कर आए थे कि एकदम बढ़िया से चिल करेंगे बैठकर फीवा लेक के पास, अच्छी सी मील एंजॉय करेंगे, तो वो तो उसमें तो हमारा मज़ा एक तरह से किरकिरा ही हो गया, क्योंकि मील्स बहुत ही गंदी थी। खाने के टेस्ट ने हमारा मूड ख़राब कर दिया था। तो यहाँ पर फीवा लेक का व्यू भी कुछ ज़्यादा हेल्प कर नहीं पाया। एनीवेज अब हमें यहाँ से निकलना था। उसके बाद हम आ गए होटल डॉली में, जो कि पोखरा में हमारा होटल था, जहाँ से हमने मॉर्निंग में ही चेकआउट कर दिया था। लगेज हमने हमारा रिसेप्शन पे रखवा दिया था, ये सोचकर कि जब शाम को निकलेंगे यहाँ से जाने के लिए तो लगेज पिक कर लेंगे। तो वही अभी हम लेने आए हैं। लगेज पिक करने के बाद अब बस यहाँ से निकलना है। तो अब हम आ गए हैं पोखरा के बस स्टैंड पे, जो कि पृथ्वी चौक पर है। तो यहाँ से अब हमें लेनी है बस और हमें जाना है काकरवित्ता नेपाल इंडिया बॉर्डर पे। यही ब्लू वाली बस है हमारी। सबसे पहले बस लगेज सेटल करना है। ये लीजिए, बस के अंदर तो हम लोग आ गए हैं। हमारी जो सीट है वो स्लीपर सीट है। बेसिकली इस बस में केवल 4 ही स्लीपर सीट्स थी, तो हमने वो चारों ले ली थी ताकि थोड़ा कन्वीनियंस रहे और एकदम लेटे लेटे आराम से सोते हुए हम लोग पहुंच जाए। तो बिल्कुल लास्ट में थी हमारी सीट। तो ये है वो सीट जिसकी मैं बात कर रही हूँ। तो बेसिकली आपको एक ही बेड दिख रहा है, लेकिन एक बेड पे 2 सीट्स है, मतलब 2 लोग साथ में यहाँ पे लेट सकते हैं एक ही बेड पर। कृष्णा और उसके पापा तो आते ही सो गए थे, मगर मुझे थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो रहा था, इतना भी ज़्यादा स्पेस था नहीं। तो मैं बस बैठी हुई थी और रास्ता देख रही थी, क्योंकि रास्ते का व्यूज़ काफ़ी अच्छे थे। अब सबसे पहले मैं आपको इस जर्नी का एक्सपीरियंस बताती हूँ। इस जर्नी का एक्सपीरियंस बहुत ही हॉरिबल था। उसका रीज़न ये था यहाँ की रोड्स।
थ्रू आउट द जर्नी रोड्स पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, सारे हाईवेज वहाँ पे रिकंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से पूरा रास्ता खुदा हुआ था। इसकी वजह से हमें इतनी इनकन्वीनियंस हुई, सोचा था आराम से सोते हुए पहुंच जाएंगे, लेकिन खराब रोड्स की वजह से इतने भारी भारी झटके हमें लग रहे थे कि हम लोग लिटरली अपनी सीट से ऊपर जंप कर रहे थे। इस तरह का पैच अगर एक आध घंटे का होता तो मैनेज हो भी जाता, लेकिन पूरी जर्नी मतलब 14 घंटे के लिए हम लोग इसी सिचुएशन में थे। पूरी रात हम लोग आधे घंटे के लिए भी सो नहीं पाए, ऊपर से इतनी ज्यादा मोशन सिकनेस हो रही थी, सुबह उठकर बहुत तेज सर में दर्द होने लगा था। तो किसी तरह मरते मरते हमने ये रास्ता कवर किया और फाइनली अब हम पहुंच गए हैं। तो अब काकरवित्ता बस स्टैंड से हमें जाना है इंडिया नेपाल बॉर्डर पे, उसके लिए हमने ई रिक्शा ले लिया है। मुझे लगता है आप लोग सोच रहे होंगे कि हम इंडिया नेपाल बॉर्डर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम वापस इंडिया जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली हमें यहाँ से जाना है भूटान। हमने नेपाल और भूटान का ट्रिप एक साथ बनाया था, लेकिन नेपाल से भूटान जाने की डायरेक्ट फ्लाइट्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी, तो इसलिए हमने कोई दूसरा ऑल्टरनेट चुना। बट अब हमें रियलाइज हो रहा है कि बहुत ही गंदा ऑल्टरनेटिव था। अगर आपको नेपाल से भूटान डायरेक्टली जाना है तो आप डायरेक्ट फ्लाइट्स ले लीजिए, अगर आप ले सकते हैं तो। और अगर आपको इसी रास्ते से आना है तो प्लीज पहले से चेक कर लीजिएगा कि हाईवेज वगैरह अंडर कंस्ट्रक्शन तो नहीं है। तो ये लीजिए, हम वापस आ गए हैं हमारे देश। ये है इंडिया नेपाल बॉर्डर, जहाँ पे अभी इमिग्रेशन वगैरह की फॉर्मेलिटीज पूरी हुई हैं। यहाँ पे हमारा लगेज भी स्कैन हुआ है। तो जैसा कि मैंने बताया, अभी हम इंडिया वापस नहीं जा रहे हैं, यहाँ बस हम इसलिए आए हैं ताकि हम जयगांव पहुँच सके और वहाँ से हमें निकलना है भूटान के लिए। तो अभी हमें जयगांव जाने के लिए एक टैक्सी पकड़नी है जो हमने ऑलरेडी बुक कर रखी थी। तो वो टैक्सी वाले भैया हमें जहाँ मिलेंगे, हमें उस पॉइंट तक पहुँचना है। तो यही है वो पॉइंट जहाँ की बात हुई थी उन भैया से। अब बस वो आते ही होंगे, उसके बाद हम उनकी टैक्सी बोर्ड कर लेंगे। ये देखिए हम लोग कितने थके हुए हैं, हमारी शक्लों पे लिटरली 12 बजे हुए हैं। तो फाइनली हमने टैक्सी बोर्ड कर ली है। ओ गॉड, कितना टायरिंग था ये सारा कुछ। हालत तो हमारी खराब थी ही, वॉशरूम वगैरह भी जाना था, फ्रेशन अप नहीं हो पाए थे ठीक से। तो हमने भैया को बोला कि आप किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में ले चलो जहाँ का वॉशरूम वगैरह भी हमें क्लीन मिले और ब्रेकफास्ट भी अच्छा मिले। भैया हमें लेके आ गए थे मरीनाज में। अब फटाफट बस अंदर जाना है, फ्रेशन अप होना है, ब्रश वगैरह करना है और ब्रेकफास्ट करना है। अभी सुबह के 8:15 ही बज रहे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा स्टाफ भी नहीं है यहाँ होटल में। तो ब्रेकफास्ट हमारा आ गया है टेबल पर। इडली सांभर मैंने लिया था, अभिनव ने एग वाइट्स का ऑमलेट लिया था जो कि फ्रेंच फ्राइज के साथ सर्व हुआ था। और ये आ गई है हमारी चाय, भैया बस लगा ही रहे हैं। तो मैंने भी अपनी चाय का कप रेडी कर लिया। जैसे ही मैंने चाय की पहली सिप ली, सीरियसली मजा ही आ गया। उसके बाद हमने फिर से अपनी टैक्सी को बोर्ड किया और अपनी जर्नी को अब हमें रिज्यूम करना था। अब हमें थोड़ा लंबा जाना है, मतलब हमें लगभग 2 से 2.5 घंटे लगेंगे जयगांव पहुंचने में। तो अभी हैं हम इंडिया में, तो मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्टली क्या क्या हमने अभी स्पीच किया। पहले मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ बस का। बस का एक्सपीरियंस ओवरऑल अगर रेटिंग की जाए बस की, तो बस काफ़ी अच्छी थी। प्रीमियम बस हमने ली थी, जिसमें हमने चेयर कार के बजाय हमने लिया था स्लीपर। तो हमने 4 सीटें थी उस बस में, हमने चारों ले ली थी, हम 4 लोग ही थे। और जो प्राइसिंग उसकी पड़ी थी वो हमें पड़ी थी 2700 नेपाली रुपया। और जो सीटिंग वाली, जो मतलब चेयर वाली थी, उसके जो प्राइसेस थे वो थे 2500 NPR।
तो अगर बस की बात की जाए तो बस काफ़ी अच्छी थी, कंफर्टेबल थी, उसके सीट्स भी कंफर्टेबल थे और जो लेटने वाला स्लीपर एरिया था वो भी बहुत ही कंफर्टेबल कोजी था। लेकिन जब अगर हम इसकी बात करें कि ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि आज सिर्फ बस की प्रीमियमशिप या उसका कंफर्ट ही मैटर नहीं करता, रास्ता कैसा है और किस तरीके से बस को चलाया जा रहा है वो सब भी मैटर करता है। अभी यहाँ पे जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी वो ये थी कि रास्ता बहुत ख़राब था, पूरा रास्ता ऑलमोस्ट खुदा हुआ था, कहीं पर भी जितने भी हाईवेज थे वो एक भी हाईवे स्मूथ नहीं था, सारे में काम चल रहा था, कंस्ट्रक्शन था, जिस वजह से बस थ्रू आउट जो थी वो मतलब लड़खड़ाती हुई चली, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई जिसकी वजह से हमें, और बहुत ही रफ पैसेज था जिसकी वजह से बस सारा टाइम डिस्कम्फर्ट में हम लोग रहे और हमें उतना कंफर्ट नहीं आया जितना हम सोच रहे थे कि हमें प्रीमियम बस में आना चाहिए था या मिल जाता। इसके अलावा अगर खाने पीने की बात की जाए तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग अपना खाना पीना खुद कैरी करें, क्योंकि जो जहाँ पर भी जितने भी ब्रेक्स वो लोग दिलवाएंगे और जहाँ जहाँ खाने पीने के लिए आपको रोका जाएगा, मतलब जहाँ पे स्टॉप लिए जाएंगे वो जगह बहुत ही बकवास होंगी। खाने का टेस्ट तो ख़राब होगा ही, साथ में प्राइसेस भी बहुत हाई होंगे, खाने की क्वालिटी बहुत ख़राब होगी, टेस्ट तो बिल्कुल था ही नहीं। जहाँ हम 2 जगह रुके थे और दोनों जगह खाना बहुत ही बेकार था, बकवास खाना था एकदम, दाल में दाल थी ही नहीं, रोटी एकदम मैदे की गंदी सी रोटी थी, मतलब ओवरऑल खाना बहुत बहुत ख़राब था। मगर क्योंकि मजबूरी थी और रात का टाइम था, हमें पता नहीं था अब आगे कब मिलेगा कैसा मिलेगा, तो हमें जैसा मिला हमने वो एक थाली में हम चारों लोगों ने खाया, बट बहुत ही बकवास खाना था। तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग अपना कुछ पर्सनल कैरी कर लें, बर्गर्स वगैरह या कुछ, तो वो आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। अदर देन दैट, अगर आप कुछ बिवरेजेस या कुछ खाने पीने की चीज़ें नॉर्मल शॉप्स वगैरह से भी लेते हैं इन ढाबों पर जहाँ पे ये लोग रोक रहे हैं, वहाँ पर MRP की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर MRP पे जैसे हमने एक नींबूस की वो जो सोडा बॉटल आती है वो ली थी, वो उसका MRP में 50 NPR दिखा रहा था, लेकिन उन्होंने हमें 80 NPR में दी। हमने ऑब्जेक्ट किया, जब उनको बोला कि इसमें तो 50 लिखा है, तो उन्होंने बोला कि नहीं ये होटल लाइन है, यहाँ पे इस तरह से चलता है, आपको लेना है तो लीजिए वरना कोई नहीं। लेकिन हमें ज़रूरत थी तो हमें मजबूरी में लेना पड़ा। तो आई वुड सजेस्ट कि वो भी आप साथ में कैरी करें तो वो भी अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो हमारी बस अच्छी थी, लेकिन हमारा थ्रू आउट ये जर्नी अच्छी नहीं थी, उसमें हमें बहुत परेशानियां हुई खाने पीने के पर्सपेक्टिव से भी, और सो तो हम बिल्कुल पाए नहीं क्योंकि हमारी ओवरनाइट जर्नी थी ये। हम लोग शाम को 4 बजे बैठे थे पृथ्वी चौक से और सुबह 8 बजे हमारी काकरबित्ता बस स्टैंड पे हम लोग आए। तो ये पूरी रात बहुत ही डिस्कम्फर्ट में बीती है, क्योंकि उसका प्राइमरी रीज़न सिर्फ यही था कि रोड्स बहुत ख़राब थे और जिसकी वजह से हम सो नहीं पाए, और बहुत ज़्यादा बस हिल रही थी, हम बार बार उछल रहे थे, हमारे साथ छोटा बेबी भी था, उसमें ज़्यादा दिक्कत आ रही थी क्योंकि उसका सर फूटने का डर लग रहा था हमें। तो बस यही सब था, इसका आपको ध्यान रखना है। उसके बाद काकरबित्ता बस स्टैंड के पास इंडिया नेपाल बॉर्डर है, वो बिल्कुल ही नज़दीक है। आपको वहाँ तक जाने के लिए अगर नेपाली में बात करें तो 30 NPR में आपको एक ई-रिक्शा मिल जाएगा जो आपको बॉर्डर तक पहुँचा देगा, और अगर इंडियन में बात करें तो 20 रुपीज़ में वो आपको बॉर्डर पे पहुँचा देगा। उसके बाद आप अपना बैग वगैरह स्कैन करा लीजिए, ID वगैरह दिखा के आप बॉर्डर के अंदर एंटर कर लीजिए। बस एंटर करने के बाद हमने तो टैक्सी बुक कर रखी थी, हमारी ऑलरेडी बुकड थी, तो वो हमें वहीं पर मिल गई। अभी हम फिलहाल उसी टैक्सी में चल रहे हैं। सबसे पहले हमने फटाफट अपना सामान लोड करके, क्योंकि हम लोग रात भर के चले हुए थे, वॉशरूम वगैरह भी नहीं गए थे, तो सबसे पहले हम गए ब्रेकफास्ट करने के लिए। उसी जगह पे हमने अच्छे से फ्रेशन अप वगैरह हुए और ब्रेकफास्ट किया, और अब हम चल रहे हैं। अब हमें लगभग 4 घंटे ट्रैवल करना है जयगांव के लिए, तो अभी आधा रास्ता करीब हो चुका है क्योंकि सुबह के 10:30 बज रहे हैं, और होपफुली अगले 1 या 1.5 या 2 घंटे में हम लोग जयगांव पहुंच जाएंगे, और उसके बाद की जर्नी मैं आपसे बाद में शेयर करती हूँ। खैर जो हुआ सो हुआ, हमें तो अब अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। हमें जाना है भूटान। तो अभी हम आ गए हैं जयगांव के उस एरिया में जहां से भूटान हम एंटर कर सकते हैं। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट है जयगांव का, जहां हमें हमारे कैब वाले भैया छोड़ देंगे। अब इसके बाद जो सफ़र शुरू होगा वो भूटान के लिए होगा। ये देखिए, हमें यहाँ पर भूटान के हमारे ट्रैवल गाइड भी मिल गए। अब यहाँ पे इस टैक्सी से हमारी भूटान वाली टैक्सी में हमारा लगेज ट्रांसफर होगा। उसके बाद यहाँ पे एक हॉल्ट लेकर हम लोग खाना खाएंगे, अपना लंच करेंगे।
ये है शीतल रेस्टोरेंट, जो हमारे ये भूटान वाले ट्रैवल गाइड ने हमें रिकमेंड किया था कि यहाँ खाना बहुत अच्छा मिलता है। वो है तो भूटान के, मगर बता रहे थे कि वो यहाँ पर अक्सर खाना खाते रहते हैं। जो भी टूरिस्ट को वो यहाँ से पिक करते हैं, जनरली वो उस टाइम पर खाना यहीं पे खाते हैं और दूसरों को भी यही रिकमेंड करते हैं। तो बस अब यहाँ पे लंच करेंगे और भूटान जाने का हमारा नया सफर शुरू करेंगे, जिसे मैं कवर करूंगी मेरे अगले आने वाले व्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी ही मिलती हूँ मैं आपसे भूटान की ब्रांड न्यू ट्रैवल सीरीज लेकर। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ। बाय बाय, हैप्पी ट्रैवलिंग।